हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ताली बजे ताकि दिमाग का ताला खुले। नए लोग को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मीटिंग में बुलाया गया है, ताली बजवाया जा रहा है। मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, आप हमारे अतिथि हैं, हम चाह रहे हैं कि ताली के माध्यम से ही आपको समझाएं। एक जोरदार ताली बजे, और ताली बजे तो सुर में बजे, सभी की बजे, बिना देर किए हुए यहां से नॉन स्टॉप सेशन चलेगा। और आज जो राख जमी है वो राख 100% हटेगी। आज यहां बैठा हर व्यक्ति 16 बन के जाएगा। अगर नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं उनके अंदर बदलाव न हो। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच यहाँ बुक्के से सर को हम लोग सम्मानित करेंगे और किसी तरह का डिस्टर्बेंस न हो। जो लोग यहाँ पे हैं अब बैठ जाएं। जो लोग यहाँ पे हैं अपने सीट बेल्ट को बांध ले। 1.5 घंटा तक बिल्कुल आपकी आंख सर की आंख में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 1.5 घंटा आने वाले समय में 1.5 लाख रुपया महीना कमाना सिखा देगा। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपने जगह से खड़े हो जाएं, क्योंकि हम लोग अतिथि देवो भव, हम बिहार में हैं और यहाँ अतिथि का सम्मान हम देवता के बराबर करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनकी ताली अभी तक नहीं बजी है उनकी ताली बजनी चाहिए। एक बार मैं सर के बारे में फिर से थोड़ी सी 1 सेकंड लूंगा कि एक ऐसे शख्सियत से आपका यहाँ पे मिलन होने वाला है जो शख्सियत यूनियन बैंक के सीनियर मैनेजर होते हुए इस बिजनेस को ज्वाइन किए और आज उस बैंक की नौकरी को रिजाइन करके फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और अलग जगह रहे गांव-गांव में जाके कि यहां से कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच, ताली थोड़ा बजे, दबा के बजे, जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट कर रहे हैं रेस्पेक्टेड जो नहीं बोले उनको भी नमस्कार। कुछ साथी आज पहली बार आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। कितने लोग हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम? वाह! देखिए, ये हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं और इनका सम्मान हम सारे आज के बारे में ताली बजाएंगे। देखिए, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बता रहे थे राकेश श्रीवास्तव जी, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊं कि मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल आपके जैसे ही मैं भी हूं। ये भाई लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, इंसान को भगवान बना देते हैं, बट मैं इंसान ही हूं। मेरे भी 2 ही पैर है, 2 ही हाथ है, बस फर्क इतना है कि आज से 17 साल पहले इसी तरह की मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया और बुलाया भी गया, जबरदस्ती किडनैप करके लाया गया। आप ताली इसलिए बजा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग आज किडनैप होके आए हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने लोग किडनैप होके आए हैं? हाँ, कुछ
साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। नहीं क्यों कर रहे पता है? क्योंकि किडनैपर बगल में बैठा है। कि अगले आधा घंटा 45 मिनट अपना सेशन चलेगा। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना। हम लोग गलती क्या करते हैं? अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते। हम लोग किसकी सुनते हैं? पड़ोसी की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की। लेकिन सुननी किसको चाहिए? थोड़ा बोले तो समझ में आएगा। किसकी सुननी चाहिए? अंतरात्मा। आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि जब जिंदगी में कुछ गलत काम करते हैं, हर इंसान करता है, तो अंदर से एक आवाज आती है। क्या आती है? आती है नहीं? इधर से आवाज नहीं आ रही है, आती है नहीं? आती है इधर से, सबकी आती है, लेकिन हम लोग उसको सुनते हैं क्या? नहीं सुनते। जिंदगी में अगर अंतरात्मा की आवाज को सुनने लग गए और उसकी मानने लग गए, तो मैं गारंटी बताता हूं कि यहां बैठे हुए हर इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बशर्ते कि अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं। मैं सिर्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं दोस्तों, लेकिन बेसिकली मैं बिहार से हूं। यहाँ सब बिहारी लोग बैठे हैं, जो नहीं बोल रहे वो पाकिस्तान से आ गए क्या? यहाँ के लोग सब बिहारी है ना जी? यार मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ लिखा हुआ एक बिहारी 100। तो यहाँ इतने बिहारी। तो मैं भी बिहार से हूँ, और जब मैं पढ़ता हूँ ना, एक बिहारी 100 बीमारी, तो मैं मुस्कुराता हूँ, मैं बोलता हूँ, अंदर से आवाज आती है, बेटा ये बिहारी 100 बीमारी नहीं, 1000 महामारी लेके घूम रहा है, जिसका नाम बिहार से। तो मैं भी बिहार से हूँ और मुझे बिहारी होने का गर्व है, प्राउड है। अच्छा, कुछ लोगों की ताली बज रही है, कुछ लोगों को प्राउड नहीं है। कितने लोग बिहारी है? हाथ खड़ा करके बताओ थोड़ा। वाह, सारे बिहारी है यार। एक बार बिहारी होने का दिखा दो। देखो, अब लग रहा है कि बिहार में, इससे पहले लग रहा था कि यूपी में। तो मैं बिहार से हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गया का नाम सुना? बोध गया। गांव में पला बड़ा हूँ दोस्तों, किसान का बेटा हूँ। 5 भाई, 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार है। बचपन बहुत अभाव में था। अभाव समझते हैं क्या होता है? बहुत अच्छी चीज, बहुत बुरी चीज होती है। बचपन बहुत अभाव में बीता। पिताजी हमारे किसान थे, खेती बाड़ी उनका मुख्य पेशा था, और इनकम का कोई रास्ता नहीं था, कोई जरिया नहीं था। क्योंकि मेरे बाबूजी को किसी ने पैसा कमाना सिखाया ही नहीं। क्या सिखाया उनको? खेती करना। खेती करके कोई आदमी क्या करता है? पैसे वाला बन जाता है कि जिंदा रहता है? थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ पे कितने लोग
खेती से जुड़े हुए लोग हैं, किसान। वाह क्या बात है, मैं भी हूं आपके साथ, एक बार ताली बजा दो जोरदार। मेरे बाबूजी को किसी ने पैसा कमाना सिखाया ही नहीं। तो बेचारे जब छोटे थे उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए और गया डिस्ट्रिक्ट हर साल सूखा पड़ता है। आप गूगल पे सर्च करिए, ज्यादातर सूखा पड़ गया से है क्या है? गया डिस्ट्रिक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ड्राउट एरिया अभी की स्थिति भी बहुत खराब है। मेरी माँ से बात हो रही थी, बता रही थी कि बारिश नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे समझदार लोग हैं, आप सोचिए गहराई से। 6 बच्चों का लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बर बीमारी कपड़ा लत्ता दुनिया भर के खर्चे कैसे कैसे मैनेज होते होंगे। मैं खाली पैर स्कूल गया। जाड़े के दिनों में तो दिक्कत नहीं होती थी, बट गर्मी में क्या होता था कि सुबह सुबह मॉर्निंग स्कूल जब हो जाया करता था तो सुबह तो दिक्कत नहीं आती थी, बट दोपहर के टाइम में जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो इतना तकलीफ होता था। 4 किलोमीटर की दूरी मेरे गांव और मेरे स्कूल के बीच में थी, लेकिन वो 40 किलोमीटर की दूरी नजर आती थी, क्योंकि सड़क बहुत गर्म हो जाता था, मिट्टी बहुत कंकड़ पत्थर सब गर्म हो जाता था, कई बार पैर में छाले पड़ जाते थे। जाड़े के दिनों में कभी पैजामा नसीब नहीं हुआ, सब भाई हाफ पैंट पहनते थे और हाफ पैंट के पीछे फट जाता है तो माँ पेव लगा देती थी। पेव भी बोलते चिप्पी, दूसरी तरफ फट जाता था तो दूसरी तरफ चिप्पी लगा देती, और कई बार तो चिप्पी के ऊपर भी चिप्पी लग जाता था। देखो आप लोग हंस रहे हो, लेकिन सोचो कि जब हम छोटे थे सारे भाई बहन क्या स्थिति होगी, कितना दर्द से गुजरा। आज बहुत लोग क्या करते हैं पता है? कोसते हैं। किसको कोसते हैं? अपने माँ बाप को, अपने आप को। कुछ लोग कोसते हैं कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मैं इतना दुख में क्यों जी रहा हूं, मेरी जिंदगी में इतना तकलीफ क्यों है। मेरे दोस्त आपकी जिंदगी में होगा तकलीफ, होगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जितना दुख और जितना तकलीफ हमने झेला है ना, शायद ही यहाँ पे किसी ने झेला होगा, शायद ही किसी ने झेला होगा। लेकिन मेरे बाबूजी ने एक अच्छा काम किया, पढ़ाया लिखाया। क्या किया? जोर से बोलो। पढ़ाया लिखाया, सारे भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, जैसे तैसे हाई स्कूल पास किए। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, नौकरी लेना है, जॉब लेना है। मात्र 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी, और उस टाइम बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी निकली। मैंने अप्लाई किया, एग्जाम दिया, पास कर गया, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, बड़ी लंबी कहानी है, आज उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहला सदस्य अपने घर का, परिवार का, जो नेशनलाइज्ड बैंक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बैंक है, नाम सुना आपने? बहुत बड़ा बैंक है, अभी दोनों बड़े बैंक मर्ज हुआ है यूनियन बैंक में। मैं वहां जॉब कर रहा था, मेरा फ्यूचर ब्राइट था। बाद में मेरा एक भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, IRCTC जहां से टिकट बनवाते हैं उसमें डीजीएम की पोस्ट पे है, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है। छोटा भाई मेरा इंजीनियर हो गया। मेरी बहन भी इंग्लिश से ग्रेजुएट है, मेरे जीजा जी अभी रिटायर किए सेंट्रल बैंक से ब्रांच मैनेजर होके।
मेरी भी शादी हो गई, मेरी वाइफ अपने माता पिता की इकलौती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर होकर रिटायर किए मेरे ससुर जी। कोई परेशानी नहीं थी, मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं थी। आप बताइए, क्या मैं सड़क पे घूम रहा था? क्या मैं बेरोजगार था? क्या मैं भूखों मर रहा था? ठीक है, परवरिश बचपन में हुई वो बहुत पुअर था, बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन बाद में ठीक हो गई। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन भाई आज हम सीनियर मैनेजर होते, हमारे बैच के लड़के हैं, आज हमारे पास बैंक की तरफ से कार मिलता, पेट्रोल देती है 85 लीटर 90 लीटर हर महीने, अखबार खरीदने का पैसा देती है बैंक, बच्चों को पढ़ाने का पैसा देती है, टूर करने का पैसा देती है, मकान का किराया देती है, 30-30 हजार रुपए रेंट मिलता है। क्या मुझे दिक्कत है बताइए? मुझे जरूरत थी आरसीएम की? थोड़ा यस नो में जवाब समझो। फिर हमने आरसीएम क्यों किया? या तो आपके सामने एक बेवकूफ आदमी खड़ा है, एक अच्छी खासी कैरियर, एक अच्छा खासा फ्यूचर, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल, आराम की जिंदगी, और वो छोड़ के एक गर्मी में कोट टाइप पहन के पूरे इंडिया में घूम रहे। बताइए, बेवकूफ वाला काम किए ना? कई बार मीटिंग से बाहर निकलते तो लोग बोलते हैं कि साहब नौकरी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा यार, आप ये सब बुद्धि भगवान ने नहीं दिया मुझे, मैं बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। मेरे दोस्त, आज मैं जो आरसीएम के बारे में बताऊंगा ना, बस दिल खोल के सुनना, और गारंटी देता हूं, देखो जिस नौकरी को मैंने छोड़ दिया आपको मैं नहीं दिला सकता। आप मेरे को 10 लाख रुपए ऑफर करो, 20 लाख रुपए ऑफर करो, बोलो साहब छोड़ो मैनेजर, आप क्लर्क की नौकरी दे दो, चपरासी की नौकरी दे दो, आप मेरे को किसी तरह से नौकरी दिलवा दो, मैं नहीं दिला सकता। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है। लेकिन आज इस हॉल में बैठ के आप निर्णय लेके जाओ कि जब ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिजाइन करके आरसीएम कर सकता है, सीनियर मैनेजर की नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर सकता है, लाखों रुपए महीने की जॉब को छोड़ के आरसीएम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज यहां से डिसीजन लेके जाना, आज यहां से निर्णय लेके जाना, आज यहां से फैसला करके जाना। यार जब ये आदमी बैंक को रिजाइन करके कर सकता है, मैं क्यों नहीं? आई नॉट मी। प्रॉब्लम क्या है? यहां तो निर्णय कर लेते हैं, जैसे ही घर जाते हैं ना, घर वाली से बोलते हैं कि सुनो जी, मैंने भी आरसीएम करने का निर्णय कर लिया है। घर वाली जैसे ही सुनते हैं तो उसको बुखार लग जाता है, कहती है कि भूल के भी आरसीएम का नाम पता है क्यों? 2, 4, 5 अगल बगल गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो आरसीएम करके छोड़ दिए, और वो बन गए हैं चंपालाल। क्या बन गए हैं? अब वो बेचारी कभी चंपालाल से टकरा जाती है, चंपालाल बोलता है तेरा हस्बैंड बर्बाद हो जाएगा, मैंने करके छोड़ दिया। अब वो चंपालाल की बात सुनेगी कि आपकी बात सुनेगी? आपने तो गलती कर दी, आपको लाना था मैडम को यहाँ। अब वो मेरी बात सुनती है, आरसीएम विस्तार होने की बात सुनती तो क्या बोलती? वो चंपालाल की बात सुनेगी कि मेरी बात सुनेगी? आपकी सुनेगी। हम लोग यही गलती कर रहे हैं। समस्या हमारे घर में है, किसी के पापा रोक रहे हैं, किसी का भाई रोक रहा है, किसी की पत्नी रोक रही है, किसी का कोई रिश्तेदार रोक रहा है। आप रोकता है ना, उसको सिर्फ एक बात उनसे पूछिए कि भैया मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा आरसीएम, लेकिन
आज जो मीटिंग है उस मीटिंग में आप बैठ जाओ, मेरे शुभचिंतक हो, आप उस मीटिंग को देखकर फैसला लो कि मैं आरसीएम करूं कि ना करूं। मेरा सगा छोटा भाई अहमदाबाद से, सॉरी उस समय लुधियाना में था, लुधियाना से चल के मुगल सराय मेरे को पकड़ के ले गया। क्या कह के कि भैया तुम देख लो मैं करूं कि ना करूं, उसके बाद सलाह देना, तुम्हारी सलाह मान लेंगे। और मैं उसको सलाह देने के चक्कर में गया था मीटिंग में। क्या करने गए थे और क्या करने लगे? देखो हर चीज की काट है। आप बोलोगे ना कि भैया आरसीएम करना है आपको, मीटिंग है, चलना है, कभी नहीं आएगा। हमारे हिंदुस्तान में राय बहादुर बहुत है। राय बहादुर किसको बोलते हैं? जो फ्री में राय देते हैं। देखो 150 रुपया इसलिए लेके मैं आया हूं कि भैया फ्री में मैं नहीं बताऊंगा। लाखों करोड़ों कमाने का धंधा फ्री में कैसे बता दे यार। लेकिन बाहर चंपालाल मिलेंगे, राय बहादुर मिलेंगे, हर चौराहे पे, गली में, मोहल्ले में, चारों तरफ भरे पड़े हैं। कहेगा राय देने का, तो राय देने के तो लोग मास्टर है ना। अब उनको ले आओ ना यहाँ पे, क्या कहेंगे कि भैया हम आरसीएम करें कि ना करें। आज एक मीटिंग है, बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है, हम लोग सारी कहानी बता देते हैं। यूनियन बैंक में थे, सीनियर मैनेजर थे, रिजाइन करके नहीं आएगा, वो घबरा जाएगा, कह रहे आपको बहुत बड़ा जीव जंतु आ रहा है, पकड़ लेगा। बात समझ रहे? आप हल्के में बोलो, हर चीज को हल्के में, क्योंकि लोगों को हल्की भाषा समझ में आती है, हल्की बातें समझ में आती है। आप सिंपलिसिटी के साथ बोलो कि भैया एक आदमी आ रहा है, आरसीएम कर रहा है, देखो ना बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं कि ना करूं। तो फटाक से बोले अरे यार सब फालतू काम। बोले भैया मैं गया था मीटिंग में, बड़ा अच्छा लगा, एक बार मीटिंग में बैठ गया और हमको राय दी। मैं भी गया था अपने छोटे भाई को राय देने के चक्कर में, और वहां मिल गए हमारे ग्रेट एम्प्लॉय आदरणीय सुजीत कुमार सिंह। एक बार समझा था सुजीत कुमार सिंह जी ने अपनी 1 महीने की इनकम बताई 1 लाख, कितनी बताई? थोड़ा बोलेंगे ज्यादा समझ में। देखो अपनी इनकम बहुत लोगों ने बताया, अभी यहाँ पे बता रहे थे, कुछ 50,000, कुछ 1 लाख, कुछ 1.5 लाख बता रहे थे कि मैंने 1 साल 2 साल में कमाया, कुछ ऐसा बता रहे थे। तो मैं बैठ के पीछे सुन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार सब झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कंपनी ने इनको 100 रुपए दिया होगा, झूठ बोल रहे हैं, इनको 200। बैंक वाले थे, बैंक वाले भरोसा नहीं करते किसी। लेकिन जब सुजीत कुमार सिंह जी ने बताया 1,25,000 रुपए सीट से उछल गया, मैंने कहा यार इतना बड़ा झूठ। क्योंकि मैं बैंक वाला हूं भाई, नोट गिनते थे। क्या करते थे? नोट गिनते थे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में 1,25,000 बेचारे एक बार तो देख ही नहीं पाते, और देखते भी है तो दहेज मेरी शादी में मिलता उनका है तो थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं उसमें। यस हम लोग, लेकिन अब सोचो जो रोज नोट गिन रहा है, रोज लाखों रुपए गिन रहा है। आज से 17 साल पहले न एटीएम था, न उस समय ऑनलाइन बैंकिंग थी, न उस समय गूगल पे, फोन पे, ये सब था क्या? उस समय क्या था? सारा काम मैनुअल होता था। भाई साहब मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन मीटिंग खत्म हुई, सुजीत कुमार जी आए, उन्होंने मेरे से पूछा कौन सा प्रमाण देके तो आप विश्वास करें। पहले कंपनी चेक भेजती थी, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता। तो मैंने कहा कि ये चेक जिस अकाउंट में फंसता है ना, उस अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा रहेगा कहां से, आपको फर्जी आप। उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रमाण दे दूं तो, मैंने कहा तब मैं मान जाऊंगा। फिर उनका सवाल था कि क्या करोगे ईमान की?
भाई मैंने आपको प्रमाणित कर दिया और आप मान गए, क्या करोगे? क्या करोगे जान के कि मेरी इनकम 1,25,000? मैं भी बड़ा टेंशन में आ गया कि मैं जानना क्यों चाहता। मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने कहा सुजीत कुमार सिंह, उन्होंने बताया था कि मैंने 36 महीने में ये कारनामा किया। 36 महीने, 3 साल बाद। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी पार्ट 2 के छात्र थे और मैंने मास्टर डिग्री ली सोशियोलॉजी से। पूरे यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था। मात्र 150 लड़के चुने गए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे। कितने? और उस 17 लाख में मैं भी एक कैंडिडेट था, स्टूडेंट था, परीक्षा दिया था और चुने कितने गए? और उस 17 लाख की भीड़ से निकल के 150 में आया था। तभी मेरे अंदर का हनुमान जागा और मैंने कहा सुजीत कुमार सिंह, आपने 36 महीने में कारनामा करके दिखाया है। मेरे दिमाग में घुस गया तो मैं 26 महीने में इसको पार करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा मर्द की जुबान, अब मिलते तो बहुत है, बोलते तो बहुत है, करते नहीं है लोग, भाग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरे को आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं कौन हूं, मेरी क्या क्षमता है, यू डोंट नो। आप मेरे को साबित कर दो कि 1,25,000 आपकी इनकम है, फिर आपका काम खत्म, मेरा काम शुरू। वो मुस्कुराए और बोले आप जैसे लोगों की मुझे तलाश है। दोस्तों उस टाइम मेरी बैंक से जो सैलरी थी वो मात्र 15,956। कितनी थी सैलरी? 10 साल बैंक में जॉब करने के बाद, मास्टर डिग्री लेने के बाद, इतना टफ एग्जाम बैठने के बाद, सुबह से शाम गधे जैसे काम करते थे। गधा देखा क्या बात है? शिवान में गधे नहीं है क्या? है ना? अगर गधा नहीं देखा तो चले जाना यूनियन बैंक, वहां पे मिल जाएंगे। अगर कोई बैंक वाला नहीं बैठा रहेगा, बाहर निकलने को तोड़ेगा मेरे। तो सब बेचारे देखना ऐसे काम करते हैं। मैं गधे की तरह क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि घोड़ा और गधा दोनों में क्या अंतर होता है? घोड़ा गधा जैसे होता है और गधा आप देख ले, क्या है कि आप देखते नहीं हो ठीक से। गधे बेचारे कभी गर्दन ऊपर नहीं करते, उनका हमेशा ऐसे रहता है। और मैं भी बैंक में नौकरी करता था, हमेशा ऐसे ही रहता था। दिन सुबह से लेकर शाम तक गधे के जैसे काम किए। कैसे काम किए? थोड़ा बोलो ना मेरे साथ। गधे जैसे काम किया। और सैलरी कितनी? थोड़ा जोर से बोलो। भाई साहब मेरा फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा यार इतना मेहनत करते हैं, इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ तो मेरे पास है। फिर सुजीत कुमार सिंह मात्र 21 साल का लड़का, बीएससी पार्ट 2 का छात्र, 1,25,000 रुपये महीना कमाता। दिमाग खराब हो गया, रात भर नींद नहीं आई, इतना टेंशन में थे। मैं चाह रहा था कि मुझे अकाउंट का स्टेटमेंट सुजीत कुमार सिंह जी दे। मैंने छोटा भाई को बोला कि देखो मैं जुड़ने के लिए नहीं जुड़ूंगा, मैं काम करने के लिए जुड़ूंगा। लेकिन ऐसे नहीं जुड़ूंगा, हर चीज को मैं चेक करूंगा। मैंने चेक किया, सुजीत कुमार सिंह जी को चेक किया, कंपनी को चेक किया, प्रोडक्ट को चेक किया। और आज मैं आपको भी यही कहने आया कि हर चीज को चेक करिए। चेक करिए कि आपके सामने जो आदमी खड़ा है सच में यूनियन बैंक को रिजाइन किया, कहीं सस्पेंड तो नहीं, दुनिया को बताना चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चेक करिए, हमें चेक करिए, चेक करिए। आज में स्टार रूबी वारसेम की 1 महीने की इनकम 7,65,000।
चेक करिए कि यार ये आदमी सच में आरसीएम में स्टार हो गया, लाख रुपए महीने कमाता है, 7,65,000 एक महीने का इनकम। ये लास्ट मंथ का है, इससे भी ज्यादा आया है। अगर हाईएस्ट की बात करूं तो तकरीबन 8,56,000 मेरा हाईएस्ट। एक महीने का इनकम, इतना पूरे साल नहीं कमाते हो, पूरी फैमिली मिलकर नहीं कमाते हो। ये देता है, सिस्टम देता है, आरसीएम देता है। आज मैं 40 लाख की गाड़ी से चलता हूं, इंडिवर कार है मेरे पास, 4 गाड़ियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कारें मैंने खरीदी। अभी चौथी 40 लाख है और 5वीं भी आएगी, और वो आएगी कम से कम 2 करोड़ की आएगी। आज मैंने पटना में प्लॉट खरीदा, गया हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, मैंने वहां भी खरीदा। मेरे गांव में मेरा 75 बिस्सा जमीन है, आज 25 लाख रुपए बिस्सा हाईवे निकल गया वहां पे, तो खरीदे तो सब करोड़ों की होगी प्रॉपर्टी। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बना दिया मात्र 17 साल में आरसीएम से। आप बनारस में जिस फ्लैट में रहता हूँ 1 करोड़ की कीमत है। महाराष्ट्र में मैंने प्लॉट खरीदा, महाराष्ट्र से हमारे कुछ आए हुए हैं, चंदन शर्मा जी, थोड़ा हाथ खड़ा दिखा दीजिए। हाँ, चंदन जी आए हैं, इनसे आप पूछ सकते हो। महाराष्ट्र में मेरा आरसी में बहुत बड़ा टर्नओवर है, वहां पे 2 एम्ब्रॉयड है, 3 टेक्निकल है, मैंने वहां भी प्रॉपर्टी खरीदी है। इलाहाबाद में मैंने फ्लैट खरीदा, दिल्ली में मैंने खरीदा। यार बैंक की नौकरी से संबंध था? सोचो ना, गहराई से सोचो। हम लोग भटक रहे, भटकती आत्मा की तरह। 10,000 20,000 दे दो, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अरे अपने आप की तरह सस्ता, अपने आप की तरह बेकार क्यों बना दिया? समझो तो सही। आज जो बातें बताने आए हैं ना, इसको दिल में उतारो। कान से सुनोगे ना, नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगाओगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिल लगा दिए ना, भगवान का सब यहां आ जाओगे। हर चीज को चेक करिए। प्रोडक्ट कोई कह रहा है इसका सब सामान रद्दी है, खराब है, हम तुरंत आंख बंद कर लेते हैं, भैया आरसीएम ठीक नहीं। अरे नमकीन खा के चेक करिए, समझ में आया, बिस्किट खा के चेक करिए, समझ में आया, चाय पी के चेक करिए, समझ में आया, कपड़ा पहन के चेक करिए, समझ में आया, पीयूसी जाके चेक करिए, समझ में आया, डिपो जाके चेक करिए, और फिर भी समझ में आए तो कंपनी चलिए, फिलवाड़ा चलिए, वहां जाके चेक कीजिए। और वहां जाने के बाद भी समझ में आए तो डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप कराइए। डॉक्टर साहब यहाँ कोई भूसी तो नहीं भर दिया, ये दिमाग की जगह पे क्या भर दिया? अरे बिना पूंजी का व्यापार यार, अपना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपनी मांग रही है। आप हाई स्कूल फेल हो कि पास हो, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आप गोरे हो, काले हो, आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, कोई लेना देना नहीं है। बस आप बोलते हो, इस बिजनेस में कामयाब हो। गूंगा नहीं कर सकता। यहां कोई गूंगे नहीं है, सभी लोग बोलते हैं कुछ। अभी भी मौन पर धारण की, तुम लोग गर्दन हिला। अच्छा बताओ, 10 किलो गर्दन हिलाना आसान है कि 10 ग्राम तक जीभ हिलाना आसान? लेकिन अभी आदत पड़ गई किसी की कठिन कठिन काम करने की। सारी दुनिया भाग रही है जी। लोग मेरे को बोलते सर बड़ा भागते हो, मैं बोलता सर ट्रेन में मैं अकेला थोड़ी बैठता हूं। ट्रेन तो पूरी भरी होती है। क्या सारे आलसी वाले होते? थोड़ा बोलो ना जोर से, सारे आलसी वाले होते? क्यों सारी दुनिया भाग रही है? लेकिन सारी दुनिया उनको दिखाई नहीं देता, उनको मैं दिखता हूं। हमारे पड़ोसी का तो सब बड़ा भागता है, दिमाग में कूड़ा घुसा हुआ है, कहेगा आपसे बहुत मेहनत वाला काम है। क्या है? जोर से बोलिए।
मेहनत वाला काम आरसीएम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बड़े चीज में चुला रहे, बड़े जोड़े, बड़े आराम मैं नहीं चीज हूं। आते के साथ मैंने अपने भाइयों से क्या बोला, तो साउंड थोड़ा कमजोर है। क्यों बोला? क्योंकि मुझे ताकत नहीं लगाना है, ताकत ये लगाएगा, ये भाई साहब रोज मेरी मीटिंग होती है, रोज मीटिंग होती है, रोज मीटिंग। अब मैं ताकत लगाऊंगा तो बताओ कहानी खत्म हो जाएगी। ये ताकत लगाता है। आरसीएम में ताकत आप नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ये आरसीएम तो प्रोडक्ट ताकत लगाता है, ये गुब्बार ताकत लगाता है, ये हिलकार ताकत लगाता है, पीयूसी वाले ताकत लगाते हैं, डिपो वाले लगाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग होती है वो ताकत लगाते हैं, यूएस वाले ताकत लगाते हैं। आपको क्या कहता है? ताली बजाओ, माल दबाओ। बड़ा मेहनत लग रहा है, बड़ा मुश्किल, हमसे तो होगा ही नहीं। आज 17 साल पहले सुजीत कुमार जी की मीटिंग में आके मैंने चेक किया, सुजीत जी को चेक किया, प्रोडक्ट को चेक किया, कंपनी को चेक किया, और चेक करने के बाद मैंने ज्वाइन की। आरसीएम इज द फर्स्ट एंड आरसीएम इज द लास्ट। सर मैंने कसम खा लिया, मैंने कहा किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना। मैं ऐसा क्या हो गया कि सर कंपनी बदल के थक गए। कुछ लोग बैठे हो गए, हाँ बुरा मत मानना, सत्य बुलेट जैसा लगता है। अरे जिंदगी बदलने के लिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है यार। जिंदगी बदलने के लिए एक कंपनी काफी है जिसका नाम है आरसीएम। कंपनी बदलने के लिए जिंदगी बदलने के लिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। आज आप इस मीटिंग में आए हो, बाकी में पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म थे कि आज भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया, ऊपर वाले ने भेजा है आपको। कहते ना कि उसकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं होता है क्या? तो जोर से बोलो। तो आप सब बगैर हिले आ गए, हिले हो गए, हिल के आए सारे के सारे लोग। यानी ऊपर वाले की रजा है, उसकी मर्जी है। एक बार तालियां बजा दो ऊपर वाले की। आज 17 साल बाद मैं अगर बैंक में होता तो 7,65,000 तो सवाल नहीं उठता। लाख सवा लाख महीने के आदमी में था, और वो भी रिटायर होते 60 साल के बाद। पुनर्मुस्को भवा मतलब क्या होता है? वापस से उसी जगह खड़े हो जाते जहां अभी मेरे जीजा जी रिटायर किए, गांव में जाके खेती करवा रहे हैं। पूरा चेहरा काला पड़ गया। मैंने कहा जीजा जी बैंक में थे, कितने गोरे लगते थे, अभी काले हो गए। तो मेरे को घूर घूर के देखते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको मैंने बताया था कि जब आप रिटायर कर जाओगे आपकी इनकम आधी से भी कम रह जाएगी, पेंशन मिलेगा। अब 1.5 लाख कमाने वाला आदमी 40,000 मिलेगा तो बताओ पेंशन है कि टेंशन है? उस समय बात समझ में नहीं आई। उस समय उनको लगा कि अरे फालतू की बातें करता है। मैंने कहा जीजा जी मेरा भी रिटायरमेंट होगा, आरसीएम में मैं भी तो 60 का हो जाऊंगा, और 60 के बाद मैं भी यहाँ रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन मेरी रिटायरमेंट और उनकी रिटायरमेंट के अंदर क्या है? उनकी इनकम आधी की आधी हो गई, और मेरी इनकम 1 जीरो और बढ़ेगा। अब आप टेंशन में हो कि यार इनके जीरो कैसे बढ़ेगा। अब रिटायर मैं हो जाऊंगा ना जी। जो मेरे ग्रुप में 3-3.5 लाख लड़के हैं वो सब थोड़ी रिटायर होंगे। उनके दिमाग में पागलपंती चल रहा है कि मुझे डी कुमार की जगह पे जाना है। अब 3.5 लाख में 350 मेरी जगह पे आ गए, और आना ही आना है। लॉ ऑफ एवरेज कभी फेल होता ही नहीं, औसत का सिद्धांत कभी फेल नहीं होता। आप गोली खेले, गोली अब गोली ऐसे गड्ढा में डाल देंगे।
दो गोली डालेंगे तो दो ही में चांस है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, लेकिन अगर 20 डालेंगे तो 2 4 10 तो जाएगा। यस और नो? अब 3.5 लाख लड़के आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो बताओ 350 स्टार भी बनेगी? जरूर समझो। अब 350 जो काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो सारा बिजनेस किसका? अब हम रिटायर कर जाएंगे तो 350 पागलों जैसे काम करेंगे। बताओ इसमें एक जीरो पड़ेगा नहीं? मैं नहीं चाहूंगा तो भी पड़ेगा। इस काम को समझ गए ना गुरु, रात की नींद उड़ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, समझते कम है, समझाते ज्यादा है, और इसलिए रिजल्ट आती नहीं। ये खेल ऐसा है कि एक बार इस खेल को खेल गए, खिलाड़ी बन के, अनाड़ी बन के नहीं, खेल गए तो फिर आप खेलोगे तब भी ये खेल होगा, और नहीं खेलोगे तो खेलोगे उससे कहीं गुना ज्यादा। तो ऐसे खेल को खेलना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? कुछ लोग अभी टेंशन में कर यार, मुझे लग रहा है हमको समझ में आ जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग तो आए रहे यहाँ सोच करके चल बेटा मैं राय दूंगा तेरे को, यहाँ तो उल्टी पड़ रही है। मेरे को यही चीज सबसे ज्यादा समझ में आया कि बेटा 15,956 से 1 लाख पे चले जाएंगे, 1.5 लाख पे चले जाएंगे, लेकिन 60 साल के बाद क्या होगा? उसको होगा। और 60 साल के बाद इंसान को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। 70 साल के बाद सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय इंसान बहुत अकेला हो जाता है, उसके बच्चे अपनी दुनिया बसा लेते हैं। बुजुर्ग लोगों से कोई बात करना चाहता है क्या? दूरी बनाते हैं। मैंने देखा है अपने पिताजी को 89 साल के एक्सपायर किए। जब जब घर जाते थे बाबूजी हाथ पकड़ लेते, कहते बेटा मत जाओ, बोले बाबूजी जाना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, बिटिया पढ़ रही है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बाबूजी कहां से आएगा? बाबूजी हाथ छोड़ देते थे, आंसू आ जाते थे। मैं समझता था उनकी दर्द, मुझे लगता था कि यार बाबूजी के साथ मुझे रहना चाहिए। लेकिन तभी मैं अपने बेटे की तस्वीर देखता था, उसकी पिक्चर आती थी, तो लगता था यार बाबूजी तो अपनी जिंदगी जी ली है, मेरा बच्चा तो भी पैर इस तरह जमीन पे खड़ा हुआ है। अगर आज हम इनको देखेंगे तो उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU में, आज उसकी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मैं आज वो बताने के लिए नहीं आया। बस मैं यही बता दूं कि मैं तो बोर्डे वाला स्कूल में पढ़ के बैंक में आ गया था, लेकिन आज का दौर, अब कोई सोचे कि सरकारी स्कूल में पढ़ा के बच्चा कलेक्टर बन के डीन होता है, अपवाद होता है, अपवाद हर चीज का होता है। तो बचपन, अभी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे हमारे बीच श्रीवास्तव जी कि बुढ़ापे में हाथ न फैलाना पड़े। सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत इंसान को बुढ़ापे में होती है। कहते हैं कि 70 साल का व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, अगर आपको जानना हो तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है 70 साल के व्यक्ति से पूछिए, उसको गौर से देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कितना लाचार है वो, कितना अभाव है, उनसे पूछिए बार बार, उनको देखिए। और दूसरा रास्ता है 70 साल के हो जाएंगे, भाई 70 साल के हो जाएंगे तो वैसे ही सोचेंगे। कौन सा तरीका अच्छा है? थोड़ा जोर से बोलिए। लेकिन हम तो इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इतनी राज छिपी हुई है, इतनी गहराई है इस बात में। और मैं तो चाहता हूं कि आज की मीटिंग से आप मत करना, मत सीखना, मत समझना, लेकिन एक बात भी याद करके रख जाना कि हम भी अपने 70 साल के होंगे और हमारा भी वही फसल होने वाला है जो हमारे घर में हो रहा है, पड़ोस में। ये लेसन याद करके जाना, रात को जब नींद उड़ जाएगी आपको रात में नींद नहीं आएगी। लेकिन हमारे भाई लोग यहाँ तो ताली बजा रहे हैं, बाहर जाएंगे 2 दिन के बाद उनको कुछ नहीं याद है।
फिर बंदे ने कहा अरे सर हम 70 साल जिएंगे तब ना। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कर रहे हो, नहीं जियोगे, तुमको लगता है कि मेरा 70 साल पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा हो गया तो क्या करोगे? पॉइजन लगा के खाओगे? हाँ जी, कोई जहर खाता है भाई? थोड़ा जोर से बोलिए। चुप हो गया, उसके चेहरे पे खामोशी थी। बोला सर हम तो ऐसे सोचते ही। मैंने कहा इसलिए चंपालाल बन के सड़क पे घूम रहे हो। जिस दिन सोचने लग जाओगे ना मेरे जैसा, मैं परेशान रहता था, नौकरी करता था, 15,956 मिलता था, सारे लोग खुश रहते थे, मैं नहीं रहता था। मुझे बार-बार एहसास होता था कि यार अगर गलती से मेरी नौकरी चली जाए, गलती से मैं सस्पेंड हो जाऊं, गलती से मेरी इनकम चली जाए, क्योंकि बचपन में मेरा भाव देखा, मैंने गरीबी देखा था, अब बार-बार डरता था, मुझे घबराहट होती थी कि कहीं वो दिन वापस देखना न पड़ जाए। हेलो, कहते ना चूने का था तो वही जानता है जिसका चूहा नहीं है उसको पता चलेगा। दोस्तों आज से 17 साल पहले मैंने डिसीजन लिया कि मुझे RCM मुझे RCM करना है, मुझे RCM करना है। आज मैं इस किताब में नहीं आया, 17 साल पहले जुड़ गए, 17 साल पहले लाखों लोग जुड़े, लाखों लोग जुड़े भाई साहब। उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों ने ज्वाइन किया RCM, लेकिन स्टार मूवी सिर्फ एक है जो आज आपके सामने खड़ा है। आप मेरे को बताइए 42 लाख में 4200 तो बनी जाना चाहिए था, क्यों नहीं बनता है? सब डिसीजन कमजोर था। आज मैं इसलिए यहां पे हूं क्योंकि आज से 17 साल पहले मैंने चेक किया था RCM को, सीनियर्स को चेक किया, कंपनी को चेक किया, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य है चेक किया, और सब कुछ चेक करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, कसम खाई कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उगना मंजूर है, आकाश पाताल उल्टा पुल्टा हो जाए मंजूर है, धरती पर डी कुमार जिंदा रहेगा तो RCM करेगा। लोग से इस दुनिया में कुछ नहीं होता, बोलिए सब लोग। मैं बोलता हूं आगे, आप पीछे पीछे रिपीट करिए। संजोग से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर से बोलिए, संजोग से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और हम लोग बैठेंगे इस भरोसे, किस्मत के भरोसे। किस्मत आपकी अच्छी है कि आज इस हॉल में आ गए। किस्मत मेरी अच्छी थी कि आज से 17 साल पहले सुजीत कुमार संधि से टकरा गए। ये अगर आप समझ लेते हैं तो आज से आपकी कहानी शुरू। पीछे आपने कितना किया, नहीं हुआ, किसको जोड़े, छोड़ दिया, भाग गया, ये हो गया, मर गया, जी रहा है, छोड़िए उसको। कितनी कंपनी में गए, ये कंपनी, वो कंपनी, ये वो फलां ढिका, छोड़िए, अतीत मुद्दा है। अतीत में जाएंगे, भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर भविष्य को बनाना है, क्योंकि भविष्य जिंदा है भाई। अगर 17 साल पहले अगर मैं RCM नहीं करता तो मेरा 17 साल बीता या नहीं बीता? जोर से बोलिए, कहां होते हैं? लाख सवा लाख पे होते। गारंटी है कि आज मैं डिवोर्स नहीं चल रहा होता। गारंटी है 2 नंबर 3 नंबर से पैसा कमाते हैं लोग, वहां भी उल्टा सीधा देने पाए, तलवार लटकती रहती है हमेशा। बहुत लोग सस्पेंड हो गए उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में, लेकिन स्टार भी नहीं। दोस्तों इस चीज को समझिए, आप आज काम करेंगे, सिस्टम को सीखेंगे, इस बिजनेस को सीखेंगे, अगला 5 साल बीतेगा नहीं करेंगे तो भी बीतेगा।
आज जिन जिन साथियों को मैंने बताया उनके भी 17 साल बीते, मेरे भी बीते। जो जो लोग मेरी बात मान ली है, आज कोई एम्ब्रॉयड है, स्टार एम्ब्रॉयड है, रूबी है, आज 75 टेक्निकल अचीवर है मेरे डाउनलाइन में, 75 टेक्निकल अचीवर। आज 30 एम्ब्रॉयड है और 750 वर्ल्ड अचीवर है। जो लोग मान लिए उनकी जिंदगी की गाड़ी चल निकली, और जो नहीं माने आज भी वही खटारा मोटरसाइकिल पीछे का चक्का ऐसे ऐसे कर रहा है। पहले अकेले थे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक बच्चा टंकी पे बैठता है, दूसरा टंकी के थोड़ा नीचे और खुद भी ऊपर और पीछे बैठा। देखो मैं किसी की हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, किसी का मजाक नहीं बना रहा। मैं आपको यह एहसास करना चाहता हूं कि जो लोग आरसीएम नहीं किए, मैंने नहीं देखा कि वो बहुत बड़े आदमी बन गए, कार से घूमने लग गए, बड़ा व्यापारी बन गए। आज भी वही खाद छान रहे, आज भी वैसे ही दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी उनको नौकरी उनकी फिक्स नहीं है, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी, कभी यहाँ कभी वहां। यस और नो? अरे कहीं खाद छानने की जरूरत नहीं है, कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज मेरी बात मान लो। देखो आप मेरे को 20 लाख रुपया दो, मैं आपको बैंक की नौकरी नहीं दिला सकता, लेकिन आरसीएम इतनी ताकत दी है कि जहां पे मैं खड़ा हूं, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक व्यक्ति को आरसीएम के स्टार भी बना सकता हूं। ये ताकत है। आपको करना क्या है, आपको मैं आज वही बता रहा हूं। आज कोई प्रवचन देने नहीं आया, आज मैं कोई कथा सुनाने नहीं आया हुआ। आज मैं, मेरे पास कुछ अनुभव है, आज आपको शेयर करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? मुझसे क्या फायदा होने वाला? मुझे कुछ नहीं फायदा होने वाला, रत्ती भर मेरा फायदा नहीं होगा। देखो मैं तो करूंगा जी, मेरे को तो समझ में आ गया आज से 17 साल पहले। आप करोगे तो भी मैं डायमंड जाऊंगा, आप नहीं करोगे तो भी मैं डायमंड जाऊंगा। मेरे को डायमंड जाना है, लेकिन आप नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी फंसी हुई है, एक्सीलेटर दबा रहे हो, पहिया नाच रहा है, गाड़ी आगे बढ़ना चाहता है, उस कीचड़ भरी जिंदगी से निकलना चाहता है। आज मैं थोड़ा एक रस्सी लेके आया हूं और लगा के जेसीबी वाली ताकत से मैं भी उसमें खींचने आया हूं कि तू थोड़ा एक्सीलेटर दबा, मैं खींच लेता हूं। आज मैं क्या करने आया हूं? आपकी गाड़ी को खींचने आया हूं। लेकिन सवाल उठता है कि आप उसमें से निकलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? वाह, सभी लोग चाहते हैं। क्या बात है यार, एक बार दमदार तालियां बजाओ। बदल सकती है, आप नहीं चाहोगे, मेरी क्या औकात है। मोदी को बुला दो, योगी को बुला दो, लालू को बुला दो, मायावती को बुला दो, किसी को बुला दो, कुछ बदलने वाला नहीं। सबसे जरूरी चीज है कि आप बदलना चाहते हैं। तो आप बदलना चाहते हैं, मैं कुछ आपको 4 काम बताऊंगा। सिर्फ आपसे में जुड़ जाने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं साहब हम तो बहुत पहले जुड़े थे, कार्ड दिखाते, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। मिलते ना किसी नहीं। आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिए, बच्चा घर बैठा है, न किताब न कॉपी न क्लास, कुछ कर ही नहीं रहा है। आप बताइए डॉक्टर बन जाएगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आप कुछ नहीं करेंगे ना तो आप कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ बनने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। यस और नो? बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती। आपको भी कुछ करना पड़ेगा।
और क्या करना पड़ेगा? 4 काम करना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत आसान काम है, इतना आसान है कि आप में से कोई भी व्यक्ति इन 4 कामों को कर लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज ये मैं गारंटी देके जा रहा हूं। स्टाम्प पेपर में मेरे से लिखवा लो, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, ये छोटी सी बिटिया है ना, ये सब बच्चे हमारे ना, ये उनकी जिंदगी बदलेगी, हमारी बहना सबकी बदलेगी। यहाँ पे जितने भी हैं, भैया है, चाचा है, ताऊ जी है, सबकी जिंदगी बदलेगी। मेरी नजर में सारे आरसीएम स्टार उठिया बैठे हैं, सारे स्टार उठिया। तो कुछ लोगों को तो विश्वास है, कुछ लोग डायलॉग बड़ा बढ़िया मार रहे हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया ले रहे हैं। देखो भैया, इनका कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले बता दूं। आप बड़े होशियार हो, बहुत दिमाग वाले आदमी हो, 10-20 हजार कमा सकते हो। मैं भी बहुत होशियार था यार, मेरे से दिमाग वाला आप लोग नहीं हो। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, आज भी किसी भी क्षेत्र में आप मेरे से आजमाओ। बैंक पे मैं कंपटीशन करता था, क्या था, कैलकुलेटर से जोड़ते थे हमारे दोस्त लोग, और मैं मैनुअल करता था, ब्रेन से इस्तेमाल करता था, और बोला था यार तुम हरा दो, मेरे से पार्टी ले लेना। और मेरे स्टाफ लोग, मेरे साथ के लोग हराने के लिए कैलकुलेटर से मेरे साथ कंपटीशन करते थे। 100 बार करते थे, 100 में 100 बार मैं हराता था, जीत नहीं पाते थे, कैलकुलेटर से नहीं जीत पाते थे। आप नजर रहो कितनी बहुत भयानक खोपड़ी गई हो। लेकिन कर क्या रहे थे? 15,956 की नौकरी। क्या कर रहे थे? कहते ना कि हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। उसको कहते ना क्या, मेरे से कोई नहीं आगे निकल सकता। अरे भाई साहब, मैं भी पहले यही बोलता था, यही सोचता था। हमारे इंजन में बहुत ताकत थी, लेकिन हमारी इंजन कहां थी? पटरी पे नहीं थी, सड़क पे चल रही थी। अब ट्रेन के इंजन को सड़क पे उतार दीजिए और बैलगाड़ी से कंपटीशन करेंगे, कौन जीतेगा? बदलो समझिए ना। 15,956 का हो गए, बैलगाड़ी मेरे से आगे निकल जा रहे। मैं बड़ा परेशान करता था कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी था और 15,000 की नौकरी कर रहा हूं। बात को समझिए, आप जितना इंटेलिजेंट है ना, कोई फायदा नहीं है। जो तरीका मैं बता रहा हूं, एडॉप्ट कर लीजिए, अपना दिमाग लगाएंगे, वही गोल गोल घूमेंगे जहां पिछले 10 साल से घूम रहे हैं। न उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे, न एक कदम पीछे जाएंगे। एक चाय बेचने वाले के पास भी दिमाग है भाई, और जितना दिमाग वो लगाता है उतना ही पाता है, उससे ज्यादा पा लेता है। मैंने सुजीत कुमार सिंह जी को देखा, एक बात मेरे को समझ में आ गई कि सुजीत कुमार सिंह में ताकत नहीं है, ताकत डी कुमार तेरे में भी नहीं है। अगर ताकत किसी चीज में है तो आरसीएम में ताकत है। देखिए, गधे को भगवान ने गधा बनाया, तो कभी घोड़ा बन सकता है क्या? जो नहीं बोल रहे उनको क्या लगता है बन जाएगा? गधों के झुंड में गधे होते हैं, घोड़ों के झुंड में घोड़े होते हैं, शेरों के झुंड में शेर होते हैं, भेड़ियों के झुंड में भेड़ होते हैं। आपको कहा जाता है आपको आरसीएम स्टार भी बनना है। क्या बनना है? बड़ा जोर से बोलो। स्टार भी शेरों का झुंड है, मात्र 43 है पूरे इंडिया में, और आपको उसमें जाना है। और वही मैं तरीका बता रहा हूं। ये 4 काम कर लिया, आज आप कहां हो, किस झुंड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 काम कर लिए तो आरसीएम स्टार में ये झुंड में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बता दें? यस। बता दें? यस। देखो, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है, फ्यूज उड़ा रहा है उनका। हाँ, लेकिन थोड़ा पहली बार आए, दूसरी बार आए, कोई फर्क नहीं। उन्हें पड़ोसी को लेकर, पड़ोसी आप बोल रहे नहीं। अच्छा बताइए, आज इंडिविजुअल से मैं चलता हूँ कि मेरा पड़ोसी चलता है? ये 7 लाख 65,000 मेरे अकाउंट में कंपनी डालती है कि पड़ोसी के अकाउंट में?
हम भी पड़ोसी को देखे होते तो आज कहाँ होते। अरे जिंदगी में जो बनना चाहते हैं ना, सिर्फ उसको देखो, बाकी भूल जाओ। अगल बगल कौन क्या मर रहा है जी रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप तय कर लो कि मेरे को क्या बनना है। अगर डी कुमार बनना है, स्टार रोल बनना है, तो सिर्फ मेरे को देखो, बोलो तैयार है। चलिए, मेरे यहाँ आने से अगर एक भी स्टार रोल बनता है ना, तो मेरा यहाँ आना सफल है। मुझे पता है सब नहीं बनेगा। बताओ, सब आरसीएम करने लगेगा तो ट्रक कौन चलाएगा? खेत में धान कौन बोएगा? सब जय आरसीएम करेगा तो आज ही सब नहीं बनेंगे, लेकिन जो मेरी बात मानेंगे वो बनेंगे। जो मेरी बात मानेंगे, जो मेरी बात मानेंगे, जो मेरी बात मानेंगे, कितने लोग मानने के लिए तैयार है मेरी बात? बता दे, मुट्ठी मान के बता दे, जोर से बता दे। अब थोड़ा लग रहा है कि बिहार के लोग में जान आ गया। आरसीएम की जलत देखो, एक महात्मा गांधी झंडा लेके आगे बढ़े, अंग्रेजों को हिला दिया कि नहीं हिला? लोग उनकी हंसी उड़ाता था, अरे गंदिया लाठी लेके घूमता है, अरे गंदिया देखो, ये नौटंकी ड्रामा करता है। हमारे बाबूजी कहानी कहते थे गांधी जी के बारे में कि बहुत लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन गांधी जी को विश्वास था, गांधी जी को पता था कि 18 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये भारत माँ बीमार है, गुलाम है। अगर ये 18 करोड़ हिंदुस्तानी को जगा दिए, इनकी सोई हुई शक्ति को जगा दिए, इनकी आत्मा को जगा दिए, तो ये 18 करोड़ हिंदुस्तानी जब ताली बजाएगा एक साथ, तो गरीब भाग खड़े होंगे। सोचिए, उनके जमाने में तो व्हाट्सएप था गांधी जी के जमाने। व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप क्या बोलते, व्हाट्सएप कर दो, डी कुमार के आने वाले, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप हर चीज क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप करो, पोस्टर व्हाट्सएप कर दो। उस समय मोबाइल था, उस समय कार मोटरसाइकिल था, उस समय अखबार में इश्तेहार भी नहीं छपा सकते थे। कैसे अपना आंदोलन चलाया होगा? दिक्कत क्या है कि हम लोग के पास इन चीजों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं। हम इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, इतने तकलीफ में, इतनी समस्याओं में, इन चीजों के बारे में जानने के लिए, न सुनने के लिए न टाइम है, न पेशेंस है, कुछ नहीं है। खाली डब्बा, खाली शीशी बन के घूम रहे। आप जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों से सीखिए। मैं अपने गांव में जाता हूँ, हमारे घर में कमरा बना हुआ है, उसे हमारे कई पूर्वज के पिंड वहां पे रखे हुए हैं, और उस घर में जाता हूँ तो लगता है जैसे मेरे कानों में आवाज आ रही है। मेरे दादाजी मेरे से बात करते हैं, मेरे बाबूजी मेरे से बात करते हैं, मेरी दादी मेरे से बात करती है, दादाजी के दादाजी मेरे से बात करते हैं, और वो सारे के सारे मेरे को यही बोलते हैं, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा, चढ़ जा, पूरे हिंदुस्तान से चढ़ जा। भाई साहब, वहां से जब मैं निकलता हूँ ना, तो मसल उसको सब मेरा फूलने लगता है। मैं वहां उस घर में जरूर जाता हूँ, आधा घंटा मैं वहां बैठता हूँ, वहां पे आंख बंद करके सारा लगता है। हम लोग क्या करते हैं? अपने बाबूजी को गाली देते रहते हैं, कुछ लोग अपने परदादा को गाली देते हैं, याद ही नहीं करते। अरे वो हमारे जड़ है, जड़ जड़ काटोगे तना हरा भरा तब तक रहेगा, सूख जाएगा। जिंदगी में हरियाली चाहते हो तो जड़ में पानी डालो, जड़ से जुड़ो, जड़ से जुड़ो, जड़ से जुड़ो। ये हमारे देश के जितने आजादी के सिपाही थे, सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो सब क्या है हमारे? थोड़ा जोर से बोलो ना। आज ये माइक से ले गए, आज यहाँ पे बीड़ी कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, ये किसकी देन है? ये उन लोगों की देन है, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजाद करवाया। लेकिन हम इतने बेगैरत हैं कि हम उनको कभी याद ही नहीं करते।
तो एक बार हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जोरदार क्लैपिंग। चार काम मैं बताऊंगा, कितना काम? और सब बहुत आसान आसान काम बताऊंगा, इतना आसान है। देखो जिंदगी में अमीर बनना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर गरीब बने रहना है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जिंदगी में गरीब बनना, अमीर बनना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर। लोग जिंदगी भर गरीबी को झेलते हैं लेकिन अमीर बनने के बारे में सोचते ही नहीं। कहते बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम अमीर बनना नहीं है, मुश्किल काम गरीब बने रहना है। आज मेहनत खेतों में हल जोतने वाले किसान बहुत करते हैं, जाके देखिए कितना लेबर वर्कर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बेचारी खून पसीने से जिंदगी भर दाल रोटी के लिए पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं लेकिन खुद रहते हैं झोपड़पट्टी में। यस और नो? उनको किसी ने सिखाया ही नहीं कि तुम इतना मेहनत इतना पसीना से जिंदा रहने के लिए क्यों कर रहे हो। अगर करना ही है, पसीना बहाना ही है तो अमीर बनने के लिए बहाओ ना। लेकिन दोस्त उनको कौन समझाया, कौन सिखाया? वो सीखना भी नहीं चाहते। आपको चार काम मैं बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा मिटा। अच्छा हम लोग बोर तो नहीं हो गए, मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन फेल हो जाते हैं। और फेल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह है, पहला काम आपको करना है, आपको टारगेट बनाना है। टारगेट, बगैर टारगेट आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। भाई आज तारीख है 24 जुलाई, आज मैं सिवान हूं। क्यों हूं भाई? कल फोन आया था हमारे राकेश जी का कि सर सिवान में आ जाओ, आपकी मीटिंग करा देंगे, और मैं आज आ गया। ऐसा ही हुआ? ऐसा नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, 4 महीना पहले डेट फाइनल हुआ, 4 महीना पहले से तैयारी चल रही है। 4 महीना पहले मेरे को मेरे मोबाइल में कैलेंडर में जाके नोट कर दिया, सिवान 24 जुलाई, किस ट्रेन से आना है, टिकट निकलवा दिए, कितना बजे तक पहुंचना है, टाइम फिक्स कर दिया। अच्छा ये कल अगर फोन करते कि डी कुमार जी आ जाओ सिवान, तो मेरा पता, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं बोलता यार अभी तो मैं दिल्ली में हूं। समझिए इस चीज को, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी का कोई टारगेट ही नहीं। आज आप रेलवे में टिकट कराने जाइए और बोलिए कि साहब हमको दिल्ली का टिकट दे दो, फॉर्म भर के दीजिए और डेट मत डालिए, आपको टिकट दे देगा। तो क्या बोलेगा? कहेगा कि भाई साहब डेट कौन सी तारीख? बोले किसी भी तारीख का दे दो, तो डेट देगा। आप उसमें दिल्ली मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए सिवान, कहां जाना है छोड़ दीजिए, टिकट मिल जाएगा दिल्ली तक का। हम लोग जिंदगी तो ऐसे ही जी रहे। आप समझिए इस चीज को, टारगेट का क्या महत्व है। एक फुटबॉल का खेल होता है ना, फुटबॉल का खेल देखा आप लोगों ने? क्या होता है? 11 खिलाड़ी इधर, 11 खिलाड़ी इधर, बीच में बॉल होता है। 95 मिनट्स का, 95 मिनट का गेम होता है। ये 11 खिलाड़ी इस बॉल को कहां मारना चाहते हैं? इस गोल पोस्ट में, यस और नो? और इधर के 11 खिलाड़ी कहां मारना चाहता है? अपोजिट साइड। अब एक चीज मेरे को बताइए, ये गोल पोस्ट हटा दिए, ये खंभा गड़ा हुआ है, खंभा हटा दिए, 22 खिलाड़ी है, बॉल है, 95 मिनट समय है, सब कुछ है, तो ये गेम होगा? क्यों? गोल ही नहीं। बिना गोल का 95 मिनट का खेल नहीं हो सकता। हम पूरी जिंदगी 60 साल का खेल खेल रहे बिना गोल का। अब बताइए खेल कैसा होगा? देखने लायक होगा? खेलने लायक होगा?
न देखने लायक होगा, न खेलने लायक होगा, न किसी को बताने लायक होगा, न किसी को सुनाने लायक होगा। हम लोग वही खेल को खेल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं आरसीएम में आके, कोई गोल नहीं बना। तो आज आपको यहाँ से इस हॉल में बैठ के आपको एक टारगेट बनाना है, गोल सेट करना है। ये आरसीएम क्यों करें, पहले ये आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ गए, कहे भाई अरे कोई काम धंधा है ही नहीं, चलो यार हाथ पांव मार लेते हैं, और 2-4 महीने बाद देंगे अरे भगवा का कहीं फंस गई, बड़ा बेकार है। 5 महीने में बेकार हो जाए। बेकार आरसीएम नहीं है, बेकार हम हैं। समझिए इस चीज को। ये खेल बहुत शानदार है, लेकिन गोल बना के खेलेंगे तो ये खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। और गोल नहीं है तो आपका कोई रोल भी नहीं है। गोल है और गोल नहीं है, और सब कुछ गोल मोल है। सब कुछ गोल मोल है। तो हमारी जिंदगी में टारगेट का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा टारगेट का इंपॉर्टेंस है। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि एन एमलेस लाइफ इज लाइक अ सी विदाउट ए हैजार्ड। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति का जीवन उस पानी के जहाज की तरह होता है जो समंदर में भटक जाता है। अब जिसे पता नहीं कि राइट किधर, लेफ्ट किधर, ईस्ट वेस्ट किधर है, उसको पता ही नहीं। अब कभी चला जा रहा 50 किलोमीटर नॉर्थ, कभी साउथ, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, तेल खत्म, जहाज पानी में डूब जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसी ही। कभी पान ठेला लगा देते हैं, कभी जलेबी पूड़ी बेचने लग जाता है, कभी खिचड़ी परोसना दुकान खोल देते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी दिल्ली में जाके हाथ पांव मारते हैं। और जब सब खत्म हो गया एज, तो घर में मरने का इंतजार करते हैं। होता है नहीं? भाई मेरे, आज यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि 1 लाख पर मंथ मुझे इस बिजनेस से कमाना है। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले आकर के ज़रूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय आरसीएम।